गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। बड़ी अच्छी किस्मत तुम लोगों की, अभी अभी वाईफाई का हमारा कनेक्शन आया है। आज सुबह से वाईफाई कनेक्शन नहीं आ रहा है। बोर्ड पीछे लगा है ना, देख नहीं सर, देख नहीं रहे हो क्या? वो देखो पीछे लगा हुआ है बोर्ड। विशाल बोर्ड पूछ रहे हो ना? वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। आदित्य अरसुल क्या कहना चाहते हो बेटा? आदित्य, आदित्य पढ़ते तो हो, नहीं तो मेरी बात तो मानते नहीं हो। इस टेस्ट में HC आ रहा है। HC कौन भाई? हाइपर कंजुगेशन। तो हाइपर कंजुगेशन ऐसे बोल रहे जैसे पूरे रॉकेट साइंस है। हाइपर कंजुगेशन तो पढ़ा चुके हैं हम आपको। प्रॉब्लम क्या है? तो जो पढ़ चुके हैं उसमें प्रॉब्लम है। अच्छा, HC हाइड्रोकार्बन ऐसे बोलो ना, हाइपर कंजुगेशन क्या? नहीं बेटा, इस बार IPT टेस्ट है, तो IPT टेस्ट में वही आएगा जितना फेस पढ़ा टेस्ट है सर। फेस टेस्ट क्या? है सर इस बार। हाँ, का मतलब ये हो ऑल गया ओवर इंडिया, एक ऑल चैप्टर ओवर से। इंडिया लेवल पर पेपर सेट होने वाला है ना। क्या? हाँ सर, तो फुल सिलेबस पर टेस्ट है सर ये अभी 12 तारीख को। तो फुल सिलेबस टेस्ट का मतलब ये है कि पिछले जितने चैप्टर्स हो चुके हैं, पिछले जितने चैप्टर्स हो चुके हैं वो सारे चैप्टर्स आएंगे। बस जितना हम लोगों ने पढ़ लिया वही आएगा, जो नहीं पढ़ा है वो नहीं आएगा। सर आपको लेकिन ये वाला पेपर तो सेंट्रल ऑफिस से सेट होगा ना, तो सेंट्रल जितना ऑफिस से पूरा सेट शेड्यूल होगा में दिया सर। उतना पूरा आएगा। ना ना, सीपीटी सर, मलिक सेट सर ने बोला सर। किसने बोला है CPT? सीपीटी मलिक सर ने बोला 6 घंटे के टेस्ट है सर ये। तो इस बार फुल सिलेबस आएगा, तो फुल सिलेबस में फुल सिलेबस का मतलब ये हो गया कि हाइड्रोकार्बन भी आएगा फिर। पूरा स्टार्टिंग से 11th का। हाँ, तो एक बात और भी समझ लो ना, अगर स्टार्टिंग से आएगा तो हाइड्रोकार्बन के कितने क्वेश्चंस आएंगे? ज्यादा से ज्यादा एक या दो, 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि बाकी सारे चैप्टर्स का बराबर बराबर वेटेज रहेगा ना। 2 से 3 ही क्वेश्चन आने वाले, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। मैक्सिमम 2 से 3। भाई हर चैप्टर का बराबर वेटेज देंगे तो ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 क्वेश्चन देंगे। चलो वापस आगे आ जाओ। हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, फेस टेस्ट है, फेस टेस्ट 2। फेस टेस्ट तो अच्छा बात होती है। फेस टेस्ट में क्या होता है, एक ही चैप्टर पे पूरा फोकस नहीं करना होगा, हर चैप्टर के 2-2 3 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म का लास्ट पोर्शन कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, और उसके बाद फिर हम हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करेंगे। तो कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म में होमवर्क क्या दिया था बेटा? C6H12 का स्टीरियोमर्स बनाने थे। हाँ, C6H12 के स्टीरियोमर्स बनाने थे। वो अभी जब बोर्ड पे चलूंगा तब बनाना बता दूंगा। एवरेज निकालते हैं क्या फेस टेस्ट में? नहीं, ऐसा नहीं है। हर चैप्टर के एक एक 2-2 क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं, है ना। कंप्लीट 11th है। फेस टेस्ट का मतलब आप ऐसे समझ लो कि जितने आपको चैप्टर्स पीछे अब तक पढ़े हुए हैं, सारे कंप्लीट 11th का हर एक चैप्टर में एक एक 2-2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। हर एक चैप्टर से एक एक 2-2 क्वेश्चन। तो अब तक के 10 चैप्टर तो पढ़ ही चुके होंगे। 8 से 10 चैप्टर पढ़ चुके होंगे, तो हर चैप्टर 2-2 3 क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ, एडवांस पैटर्न ही रहता है। वो पैटर्न देख लो कौन सा रहता है, वो मुझे ऐसे पता नहीं है। जो पैटर्न का होगा वो हो जाएगा। एडवांस है, एडवांस है। एडवांस है, हाँ तो ठीक है। एडवांस है तो 25 क्वेश्चन ही रहने वाले हैं, तो इसका मतलब हर एक चैप्टर से 2-2 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक, हर एक चैप्टर से 2-2 क्वेश्चन, तो मतलब हाइड्रोकार्बन से भी 1 या 2 ही क्वेश्चन रहेंगे, और पीछे के सारे चैप्टर्स के। मतलब आप ऐसे समझ लो 80% से ज्यादा, 90% ज्यादा सिलेबस ओवर रहेगा। आप 80+% हमेशा लाने के लिए कैपेबल हैं, हमेशा ला सकते हैं। 6 घंटे रहेगा, ठीक है ना। दो ना, IIT JEE का पेपर भी तो ऐसा ही होता है, 3-3 6 घंटे का, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे। आज मैं यहाँ पर टेबल पे इसलिए बैठा हूँ कि आपको थोड़े स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ मैं। कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म हेडिंग डालो, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, और C6H12 का स्ट्रक्चर अभी वहां बनाऊंगा मैं। हेडिंग डालिए, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। पेपर 2 पेपर में कौन सा मार्क्स बेटा, क्या पूछना चाहते हो? प्रतीक क्या पूछ रहा है? 2 पेपर में कौन सा मार्क्स लेते हैं? 2 पेपर में कौन सा मार्क्स लेते हैं फेस में? पेपर 2 में कौन सा मार्क्स लेने का क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? पेपर 1 पेपर 2 कौन सा मार्क्स, दोनों का एडिशन मार्क्स लेते हैं? कौन सा मार्क्स लेने का क्या मतलब है? दोनों कंसीडर करते हैं? हाँ बिल्कुल, दोनों कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो लिखो कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म में कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, राइट डाउन। नहीं, एवरेज नहीं, मतलब दोनों का एडिशन वैल्यू लेते हैं। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला
हाँ बिल्कुल, फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो ठीक है ना, धीरे धीरे सेकंड टाइम भी आएगा, थर्ड टाइम भी आएगा, शुरुआत तो करो। कंपाउंड्स हैविंग कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, हेडिंग डालो जल्दी से, हेडिंग डालो कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म और लिखो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला with with special arrangement of atoms with special arrangement of atoms and free rotation around a sigma bond and free rotation around a sigma bond. सिग्मा के ब्रैकेट में लिख लीजिएगा सिंगल बॉन्ड। सर ब्रैकेट में क्या लिखना है? सिंगल बॉन्ड। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला विद डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम। देखो मैं दोबारा बोलूंगा तो चेंज कर दूंगा, इसलिए आप प्लीज थोड़ा जल्दी जल्दी लिखो। डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स विद फ्री रोटेशन, यहां पर एक मेन जो फंडा है, विद फ्री रोटेशन अराउंड सिग्मा बॉन्ड ऑफ सिंगल बॉन्ड। नहीं इस बार कुछ नहीं ऐसा। देयर आर, अगली लाइन से, देयर आर इनफाइनाइट कन्फॉर्मर्स आर पॉसिबल। देयर आर, अगली लाइन से, देयर आर इनफाइनाइट कन्फॉर्मर्स आर पॉसिबल in alkane. There are infinite conformers are possible in alkane. अगला पॉइंट, conformational isomerism are applicable in alkane. Carbon single bond carbon. Conformational isomerism are applicable in alkane. Carbon single bond carbon, which is defined by the Newman projection, which is defined by the Newman projection. Newman projection. अब देखिए डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पे कर सकते हैं, लेकिन वो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के बाद लगे, न्यूमन प्रोजेक्शन के बाहर लगे हो। अब हमने आपसे कहा कि इससे पहले हमने कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म पढ़ लिया था। कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म में हमने आपको बता दिया था कि कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म में डबल बॉन्ड होते हैं। डबल बॉन्ड को ऐसे आप तोड़ोगे तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, ट्रिपल बॉन्ड में भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, लेकिन डबल बॉन्ड वाले ही जीआई और वो शो करते हैं। क्यों? अभी समझाऊंगा ना मैं सारी, थोड़ा होल्ड करो ना, थांबा यार। न्यूमन प्रोजेक्शन क्या होता है बता रहा हूँ ना, धीरे धीरे करके, पहले समझते चलो। तो यहाँ पर करना क्या है कि डबल बॉन्ड ऐसा होता है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मतलब इसको नहीं घुमाया जा सकता है। लेकिन जो सिंगल बॉन्ड होता है ना, सिंगल बॉन्ड को आसानी से घुमाया जा सकता है। तो जब सिंगल बॉन्ड को आसानी से घुमाया जा सकता है तो इसको हम कहते हैं कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्फ़िगरेशनल मतलब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, कन्फॉर्मेशनल मतलब फ्री रोटेशन। ध्यान रखिएगा फ्री रोटेशन है, इसीलिए हमने वहां लिखाया है, अंडरलाइन करो, देयर आर इनफाइनाइट कन्फॉर्मर्स आर पॉसिबल अराउंड एल्केन। अराउंड एल्केन लिखा है, अराउंड सिग्मा बॉन्ड लिखा है। सिग्मा बॉन्ड के चारों तरफ इस तरीके से हम इसको घुमा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इथेन, जरा एग्जाम्पल लिखो इथेन। जैसे इथेन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इथेन में क्या होता है, कार्बन दूसरा कार्बन, दो कार्बन होते हैं और इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो स्ट्रक्चर देख लो, क्यों? क्योंकि मैं एक बार बस यहाँ केवल स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, उसके बाद बोर्ड पे, ठीक है ना। और स्ट्रक्चर्स एक बार केवल आपको समझाने के लिए, हर बार आप स्ट्रक्चर से फील नहीं करोगे, आपको थियोरेटिकली फील करना होगा। देखो टॉर्सियोनल स्ट्रेन, हाँ इसी में आता है टॉर्सियोनल स्ट्रेन, वैंडरवॉल स्ट्रेन और एंगल स्ट्रेन, स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मान लिया हमारे पास, देखो अभी ब्लैक है लेकिन ब्लैक कहीं और यूज कर लिया हमने, ये मान लिया कार्बन है, ध्यान दीजिएगा, इट्स अ कार्बन फॉर एग्जांपल, मान लो ब्लैक है ना, ये कार्बन है, इस कार्बन से हमने एक बॉन्ड ऐसे जोड़ा लाइक दिस, ठीक। दूसरा कार्बन ये रहा दूसरा कार्बन, नाउ इट्स अ कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। दिख रहा है बेटा सभी को? यस सर। यहाँ पे इसलिए टेबल पे ज्यादा साफ दिख रहा होगा आपको, क्योंकि बोर्ड पे फिर थोड़ा दूरी हो जाती है ना। अब क्या करेंगे, इस कार्बन से हम 3 हाइड्रोजन जोड़ने वाले हैं, तो इस कार्बन से 1 हाइड्रोजन,
2 हाइड्रोजन, ये कैसा बन गया भाई, 1 2, ये हमारा स्ट्रक्चर ही सही नहीं है बेटा, गलत कार्बन ले लिया। इसमें होल्स जो हैं हमें 109.5 डिग्री का लेना होगा, समझ गए ना? छोड़ो, मुझे ब्लैक ही लेने पड़ेंगे। चलो थोड़ी देर के लिए ब्लैक ले लेते हैं। देखो ये रहा हमारे पास कार्बन। ब्लर है क्या बताओ? नहीं सर, नो सर, क्लियर है। चलो ठीक है, ये कार्बन और ये कार्बन, कार्बन कार्बन। अब इस कार्बन पे हमने क्या किया है, इस कार्बन पे हमने इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन इधर लगाया, ठीक है, और इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन इधर लगाया, और इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन इधर लगाया। ये कार्बन पे 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन को अगर लगाना चाहें तो थोड़े से और थोड़ा खूबसूरत लगा देते हैं, चलो थोड़ी खूबसूरती बढ़ा देते हैं हाइड्रोजन की। लोन पेयर की जरूरत होगी तो वो भी लगा देंगे, आप टेंशन मत लो। ये देखिए 3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, 1 2 3। ये कार्बन है, ये कार्बन है, दोनों कार्बन है, 1 2 3, 3 हाइड्रोजन है। आप देख लीजिए, है ना, 3 हाइड्रोजन है। और अब बिल्कुल इसी तरीके से इस तरफ भी लगा देता हूं, ठीक है ना, 1 और 2 और एक और मिल जा भाई, और 3 ये इसके साथ है ना, और एक इस तरीके से और एक इस तरीके से। ये देखिए, नाउ दिस स्ट्रक्चर इज ईथेन। ये कार्बन है, गौर से देखना, ये कार्बन है, ये 3 हाइड्रोजन है ना, और इस तरफ ये कार्बन है और ये 3 हाइड्रोजन है। बिल्कुल सबको समझ में आ रहा है? अब ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये ईथेन का स्ट्रक्चर है। अब इस ईथेन में हमने कहा है कि कार्बन सिंगल बॉन्ड में, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। अब एक कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन में ईथेन है, इसमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन बिल्कुल नहीं है। डबल बॉन्ड अगर यहाँ होता तो इसको हम घुमा नहीं सकते थे, लेकिन सिंगल बॉन्ड होने की वजह से ये आसानी से रोटेट करता है। फ्री रोटेशन कहते हैं। मैंने कहा कि मॉलिक्यूल स्पेशल अरेंजमेंट है, लेकिन अराउंड सिग्मा बॉन्ड देयर आर फ्री रोटेशन। ये आसानी से, देखो मैं अगर इसको होल्ड कर दूं और इसको यहां से घुमाऊं तो देखो ये आसानी से घूम जाएगा। यहां से देखो घूम रहा है। यस सर। इस कहाँ मिलते हैं, तुम उसकी टेंशन मत लो कहाँ मिलते हैं, पहले समझो, ठीक है ना, मुझसे ले लेना। तो ये स्ट्रक्चर देखो, ये घूम रहा है। मतलब मैं अगर इसको या इसको फिक्स कर लूं और इसको घुमाऊं तो ये घूम रहा है, देखिए ये आसानी से। तो ये बिल्कुल फ्री रोटेशन है। आप इसको फिक्स करो, यहां से देखिए पूरी तरह से घूम रहा है। नाउ इट हैज अ फ्री रोटेशन। तो फ्री रोटेशन का मतलब, या इसको अगर फिक्स करूं तो ये देखिए फ्री रोटेशन है। अब ये फ्री रोटेशन है तो हर एक मूव पे, जैसे एक एंगल घुमाया, दूसरा एंगल घुमाया, तीसरा एंगल घुमाया, चौथा 0.5 0.6 0.7, जितने भी आप घुमाते जाओगे वो नए कन्फॉर्मर बनते जाएंगे। इस तरीके से हम कह रहे हैं कि ईथेन में, एल्केन में इनफाइनाइट कन्फॉर्मर्स आर प्रेजेंट। इनफाइनाइट कन्फॉर्मर्स होते हैं, क्योंकि आप कितना भी आप घुमा लो तो इनफाइनाइट कन्फॉर्मर्स हैं। तो ये अभी आपको जो दिखाई दे रहा है, इस तरफ 1 2 3 हाइड्रोजन इस तरफ है, 1 2 3 हाइड्रोजन इस तरफ है, ठीक है ना। अब ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, अब अगर इस स्ट्रक्चर को हमें ऐसे देखना हो, ऐसे देखो, ऐसे स्ट्रक्चर को देखना हो, आप ऐसे देखो, दिख रहा है अभी आपको कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं? हाँ यस, मिनिमम 2 कार्बन चाहिए। चेतन बिल्कुल सही कह रहा है, मिनिमम 2 कार्बन चाहिए। मतलब कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म के लिए कम से कम 2 कार्बन चाहिए। हाँ 1 डिग्री भी घूम जाएगा, बिल्कुल 1 डिग्री क्या, 0.1 डिग्री घूम जाएगा, 0.2 डिग्री घूम जाएगा। तो अभी देखो ये वाला जो ईथेन का स्ट्रक्चर है, अगर तुम इसको साइड व्यू देख रहे हो तो ऐसा दिख रहा है, लेकिन अगर फ्रंट व्यू देखोगे, ऐसे ऐसे फ्रंट व्यू देखोगे, तो फ्रंट व्यू में अभी तुमको कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं बेटा? एक के ऊपर देखो, एक ओवरलैप हो गया ना पीछे वाला, केवल 3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं। 3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, कितने कार्बन दिख रहे हैं? 1 कार्बन दिख रहा है। तो नाउ दिस प्रोजेक्शन इज कॉल्ड न्यूमन प्रोजेक्शन। जब आप फ्रंट से देखते हो तो केवल 1 कार्बन देखता है, 1 कार्बन के पीछे दूसरा कार्बन दिख नहीं रहा है, और 3 हाइड्रोजन के पीछे 3 हाइड्रोजन दिख नहीं रहे हैं। इसको बोलते हैं न्यूमन प्रोजेक्शन। क्या ये बात सबको क्लियर है? न्यूमन प्रोजेक्शन क्या होता है? न्यूमन प्रोजेक्शन बेसिकली एल्केन का फ्रंट व्यू जो प्रोजेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं न्यूमन प्रोजेक्शन। और एक खास बात और बता दूं, अगर इसको साइड व्यू ऐसे देखते हो तो ऐसे वाला होता है, इसको बोलते हैं सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन। अभी मैं सब कुछ बताऊंगा आपको। सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन नाम है केवल, अभी समझ लीजिए, सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन और ये वाला न्यूमन प्रोजेक्शन। ठीक, अच्छा न्यूमन प्रोजेक्शन में क्या है? न्यूमन प्रोजेक्शन में आगे वाले को फिक्स किया हमने, ऐसे देखो अभी कितने हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहे हैं? 3। ठीक, अब पीछे वाले को हमने क्या किया, थोड़ा सा रोटेट किया, देखो ऐसे रोटेट किया ना, तो रोटेट किया तो इसकी और इसके बीच में कोई ना कोई एंगल होगा, तो इस एंगल को हम कहते हैं डाईहेड्रल एंगल।
कौन सा एंगल बोलते हैं? डाईहेड्रल एंगल। और ये डाईहेड्रल एंगल 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, जितने भी, अब पीछे से इसको घुमाते जाइए, इसको पीछे से घुमाते जाइए, ठीक, ये पीछे से घूमता जाएगा, अलग अलग कन्फॉर्मर बनते जाएंगे। यहाँ पर ये वाला कन्फॉर्मर अलग है, ये कन्फॉर्मर अलग है, ये कन्फॉर्मर अलग है, ये सारे कन्फॉर्मर्स अलग अलग हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं देयर आर इनफाइनाइट कन्फॉर्मर्स आर प्रेजेंट। बात समझ में आ रहा है? तो अब इस तरीके से हमारे सिलेबस में क्या है, हमारे सिलेबस में इनफाइनाइट कन्फॉर्मर्स नहीं पढ़ने हैं। हमें क्या करना है, हमें एक एटम को फिक्स करके 60 डिग्री घुमाना है। जेई ने क्या कहा, जेई ने कहा केवल 60 डिग्री रोटेशन के कन्फॉर्मर्स हम अपने सिलेबस में रखेंगे। अभी 0 डिग्री है इन दोनों के बीच में, 60 डिग्री घुमा दो तो 60 डिग्री ऐसे इतना बीच में आ जाएगा। बस समझ पा रहे हो? फिर 60 डिग्री घुमा दो, फिर ऐसा आ जाएगा, फिर 60 डिग्री घुमा दो, फिर ऐसा आ जाएगा। तो 60 डिग्री वाले घुमा के उन्होंने कन्फॉर्मर्स बनाए जो कि हमारे सिलेबस में हैं। हालांकि कन्फॉर्मर्स हर डिग्री पर घूमता है और एक नया नाम होता है, लेकिन हमें उतने सारे नहीं पढ़ने हैं। हमें क्या पढ़ने हैं? हमें पढ़ने हैं ये 0 डिग्री वाला डाईहेड्रल एंगल हो, 0 डिग्री वाला, 0 डिग्री के बाद हमें पढ़ना है 60 डिग्री वाला, एग्जैक्ट बीचों बीच 60 डिग्री। फिर 60 डिग्री मतलब आप हमेशा 60 के मल्टीपल घुमा सकते हो, 60 घुमा सकते हो, 120 घुमा सकते हो, 180 घुमा सकते हो, 240 घुमा सकते हो। आप 60 घुमाओ और 60 से हर एक मॉलिक्यूल का अलग अलग स्ट्रक्चर बनेगा। क्या समझ पा रहे हो? मैंने जो दिखाया क्लियर हुआ कुछ? यस सर। यस सर। अब एक बात और, ये स्ट्रक्चर है ईथेन का। अब देखो जरा समझना, अब ईथेन का है तो अब यहाँ पे एक ग्रुप लगा है, यहाँ हाइड्रोजन लगे हैं ना, ऑफ कोर्स हाइड्रोजन लगे हैं, तो इनके बीच में अगर मान लिया ग्रुप थोड़े बड़े कर दिए जाएं, तो ये न्यूमन प्रोजेक्शन, अगर ग्रुप बड़े कर दिए जाएंगे तो इनके बीच में रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा तो स्टेबिलिटी इनकी कम होगी। तो इस चीज को डिफाइन करने के लिए अगर मान लिया ये ग्रुप बड़ा है, ये ग्रुप बड़ा है, तो अब अगर इनको थोड़ा दूर कर दो, ऐसे थोड़ा इधर उधर दूर कर दो तो थोड़ा स्टेबिलिटी और ज्यादा हो जाएगी, थोड़ा और दूर कर दो स्टेबिलिटी और ज्यादा हो जाएगी। ठीक उल्टा कर दो ऐसे, तो ये बड़ा इधर है, ये बड़ा इधर है, तो अपोजिट हो गए, तो स्टेबिलिटी और बढ़ गई। तो कहने का मतलब यह है कि स्टेबिलिटी जो है, इनकी स्टेबिलिटी डिफाइन की जाती है 3 मेजर फैक्टर से। एक होता है हमारे पास टॉर्सियोनल स्ट्रेन, एक होता है वैन डर वाल स्ट्रेन, एक होता है एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन का मतलब यह है एंगल जितना ज्यादा होता जाएगा उतनी स्टेबिलिटी में वेरिएशन आता जाएगा। टॉर्सियोनल स्ट्रेन का मतलब होता है इनके बीच में जितने बड़े बड़े ग्रुप लगे होंगे, तो जितने बड़े ग्रुप होंगे उतना पास होंगे, तो रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, तो उसको टॉर्सियोनल स्ट्रेन कहते हैं। लेकिन अगर इन पे लोन पेयर लगे हैं तो लोन पेयर की वजह से जो रिपल्सन होता है उसको हम वैन डर वाल स्ट्रेन कहते हैं। वैन डर वाल स्ट्रेन लोन पेयर की वजह से, ग्रुप्स की वजह से टॉर्सियोनल स्ट्रेन, लोन पेयर की वजह से वैन डर वाल स्ट्रेन। और अगर सिंपल एंगल कोई हाइड्रोजन लगे हैं, सिंपल ग्रुप घुमाया जा रहा है, तो वो एंगल स्ट्रेन है। तो इसलिए एंगल स्ट्रेन, टॉर्सियोनल स्ट्रेन और वैन डर वाल स्ट्रेन, इनकी वजह से इनकी स्टेबिलिटी को डिफाइन किया जाता है। ठीक, अब अगर मान लिया इथेन को मैं कहूं, इथेन नहीं है यहाँ पे, मैं कहूं यहाँ पे प्रोपेन है, एक ये लगा दिया, हाँ एक ये लगा दिया, चलो ये लो ऐसा। अब ये जानते हो क्या हो गया, ये प्रोपेन हो गया। नाउ इट्स अ प्रोपेन स्ट्रक्चर। देखो प्रोपेन का, ये प्रोपेन हाइड्रो, यहाँ कार्बन लगा दिया, मीथेन, ये प्रोपेन स्ट्रक्चर है। अब प्रोपेन है, आगे वाले को फिक्स कर दिया, सर ये पीछे वाले ब्यूटेन होगा ना? नहीं बेटा, प्रोपेन एक कार्बन हमने इसको बनाया ना, ये कार्बन एक काम करो ना तुम्हें, अगर यस दिक्कत सर, समझा सर। कार्बन ब्लैक लगा दूं क्या? ब्लैक 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 मेरे पास कहीं और फिक्स है, ब्लैक हेक्सेन में मैंने फिक्स करके रखा है, ऐसे लगा दो, बराबर से लगा दो, है ना। कार्बन कार्बन ये कार्बन बाकी सब व्हाइट है, हाइड्रोजन। ठीक, ये हो गया हमारे पास प्रोपेन। अब प्रोपेन है, पीछे वाले अभी 3 हाइड्रोजन ही दिख रहे हैं आपको, 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, एक कार्बन दिख रहा है, पीछे वाले तीनों हाइड्रोजन छिपे हुए हैं। पीछे 60 डिग्री घुमाओगे तो ये हमारे पास 60, केवल 60 डिग्री घुमाना है, तो इसके भी इनफाइनाइट कन्फॉर्मर्स बन जाएंगे। अब इस कार्बन कार्बन के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड रहेगा, ध्यान रखना, क्योंकि हम रोटेशन कर रहे हैं। अब अगर आप चाहो डबल बॉन्ड लगाना तो डबल बॉन्ड यहां लगा सकते हो, इसमें डबल बॉन्ड लगा दो, इसमें डबल बॉन्ड लगा दो, इनके बीच में कभी भी डबल बॉन्ड नहीं लगेगा। कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म हमेशा सिंगल बॉन्ड के अराउंड वर्क करेगा। क्लियर? तो ये कन्फॉर्मर्स कैसे काम करेंगे, किस तरीके से वर्क करते हैं, कन्फॉर्मर्स में इनके नाम क्या है। अच्छा नाम भी मैं बता देता हूं, नाम भी जरा सुन लो। नाम में क्या रखा है, बड़ी इंपॉर्टेंट है वैसे, देखो ये अगर ये कन्फॉर्मर है, ये जरा गौर से देखिएगा, ये कन्फॉर्मर्स है। कन्फॉर्मर भी बनाएंगे कैसे वो भी देखना। अभी मैं न्यूमन प्रोजेक्शन है, ये न्यूमन प्रोजेक्शन बोलते हैं इसको। तो न्यूमन प्रोजेक्शन में अगर इन दोनों के बीच का डाईहेड्रल एंगल 0 डिग्री है, 0 डिग्री है, तो इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं इक्लिप्स। ध्यान दीजिएगा, अभी सुन लो, सब मैं लिखाऊंगा। इसको इक्लिप्स बोलते हैं, मतलब एक के पीछे अगर 3 हाइड्रोजन के पीछे 3 हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं इक्लिप्स। लेकिन अगर मैं 1 डिग्री घुमा दूं, इसको जानते हो क्या बोलते हैं? इसको जो भी बोलते हैं हमारे सिलेबस में नहीं है ठीक है, इसको क्या बोलते पता नहीं, इसको क्या बोलते पता नहीं। लेकिन अगर 60 डिग्री घुमा दिया जाए,
60 डिग्री घुमा दिया जाए तो 60 डिग्री, हाँ बताऊंगा मैं, 60 डिग्री घुमा दिया जाए तो 60 डिग्री घुमाने पर एग्जैक्टली इनके बीच में 60 डिग्री है, इसको बोलते हैं स्टैगर्ड। स्टैगर्ड बोलते हैं। स्टैगर्ड का मतलब ये है कि 60 डिग्री अगर एक को घुमा दिया जाए तो ये जो इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल है ये कितना है, 60 डिग्री बॉन्ड एंगल। भाई टोटल 120 है ना, तो बीच में ले आए तो 60 डिग्री है, तो इसको बोलते हैं स्टैगर्ड। फिर अगर घुमा दिया जाए, हाँ बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस, और सभी का सब इक्वल डिस्टेंस होगा, फिर 60 डिग्री घुमा दिया जाए, फिर क्या हो गया, इक्लिप्स। इक्लिप्स मतलब होता है ओवरलैप करना, एक ग्रीक वर्ड है इक्लिप्स, मतलब ओवरलैप कर जाना, तो इसको बोलते हैं ओवरलैप कर जाना, इक्लिप्स। स्टैगर्ड, इक्लिप्स, स्टैगर्ड, इक्लिप्स। ठीक, अच्छा बीच में 1 2 3 4 5 जितने भी बनते हैं उन सबको हम स्क्यू कहते हैं। एक छोटा सा नाम दिया गया स्क्यू। स्क्यू का मतलब है जितने बीच में जितने बने, मतलब इक्लिप्स, स्क्यू 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 स्क्यू, स्टैगर्ड, फिर स्क्यू 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 स्क्यू, फिर इक्लिप्स एंड सो ऑन। समझ पा रहे हो? पार्शियली इक्लिप्स क्या Yes, होता है? सुमित होल्ड करो जरा, होल्ड करो, मैं बताता हूँ क्या क्या होते हैं सारी चीजें। इतनी बात बेटा सबको समझ में आई? ये Yes. स्ट्रक्चर क्लियर हुआ? Yes, sir. चलो अब बोर्ड पे आ जाओ, समझते हैं कुछ अच्छी बातें। हाँ बेटा, स्क्यू जो है वो सारा बचा हुआ स्टैगर्ड इक्लिप्स के बाद सब स्क्यू होता है, जिसको हम गॉच भी कहते हैं। सर वो रोटेट आपने आप ही करता है? हाँ बिल्कुल अपने आप करता है रोटेट। नहीं अपने आप क्यों करेगा, हम रोटेट कराएंगे तब ना होगा रोटेट, स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से रोटेट करता है। चलो तो 60 डिग्री वाले को भी स्क्यू में काउंट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, किसी भी डिग्री से आप रोटेट कर दो स्क्यू बन जाएगा, बस केवल 60 डिग्री का जरा समझो कन्फॉर्मेशनल आइसोलेशन। यहाँ से ना इधर कहाँ तक जा रहे हैं, ये यहाँ तक जा रहे हैं। सर आपने होमवर्क दिया था वो कब बता रहे? अरे मेरे भाई, चल होमवर्क बता देते हैं पहले। होमवर्क बता दो फिर। चलो होमवर्क बता देते हैं, खून पी लेगा मेरा। क्या होमवर्क क्या दिया था? क्या दिया था? C6H12 के स्टीरियोमर्स। हाँ C6H12 के, C6H12 के स्टीरियोमर्स पूछे थे हमने, कितने स्टीरियोमर्स हैं, ठीक है ना। तो इसमें 12 तो बन गए थे टोटल। ये देखो, एक ये बना था, एक ये बना था, एक ये और एक ये। इसके कितने बन गए थे? इसके बन गए थे एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक। और इसके कितने बने थे? इसके बन गए थे ऐसा, ऐसा एक ऐसा, एक ऐसा और एक ऐसा, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 एक्सक्लूडिंग आंसर आ गया था। ये तो हमने बहुत पहले आपको पढ़ा दिया था, एक्सक्लूडिंग 12। अब इंक्लूडिंग स्टीरियो देखो, इंक्लूडिंग स्टीरियो कितना आंसर, मानव कितना आंसर निकाला? मानव क्लास में नहीं है। सर मेरा 25 आ रहा सर। सुमित बोलो कितना आंसर, देखो काम करते भी हो कि नहीं। अच्छा सुमित देशमुख तो है, सुमित बताओ आंसर क्या है? 24 गलत जवाब है। अन्वेष हो क्लास में? देखो इसमें कोई भी स्टीरियो नहीं है, इसमें कोई भी स्टीरियो नहीं है, इसमें भी कोई स्टीरियो नहीं, इसमें भी कोई स्टीरियो नहीं। इसमें देखो, इसमें हमने कहा स्टीरियोमर्स निकालने का, हमने आपको फॉर्मूला भी बता रखा है स्टीरियोमर्स निकालने का फॉर्मूले, ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल और स्टीरियो। ज्योमेट्रिकल का ओहो,
ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को निकालने का फॉर्मूला 2 की पावर n व्हेन नो सिमेट्री 2 की पावर n - 1 प्लस 2 की पावर p - 1, जहां पर p n/2 इवन होने की वजह से n + 1/2 ऑड होने की वजह से, ठीक है। नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए नो सिमेट्री 2 की पावर n, और अगर सिमेट्री है इवन नंबर ऑफ कैरल सेंटर के साथ 2 की पावर n - 1 प्लस 2 की पावर n/2 - 1, और ऑड सिमेट्री के साथ कैरल सेंटर अगर ऑड है तो 2 की पावर n - 1 माइनस 2 की पावर n/2 - 1/2 प्लस 2 की पावर n/2 - 1/2, फाइनली 2 की पावर n - 1। और स्टीरियोमर्स के लिए फॉर्मूला व्हेन नो सिमेट्री 2 की पावर n, व्हेन सिमेट्री इवन के साथ 2 की पावर n माइनस 2 की पावर n/2 - 1, और अगर ऑड है तो बीच में अगर OI है तो 2 की पावर n - 1, और अगर बीच में GI है तो 2 की पावर n माइनस 2 की पावर n/2 - 1/2। मैंने ऑप्टिकल के, ज्योमेट्रिकल के और स्टीरियो के तीनों फॉर्मूले साइमल्टेनियसली एक साथ सुनाए, केवल इसलिए कि बिल्कुल दिमाग में, नींद में भी याद होने चाहिए। अगर ये याद होंगे तभी आप क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, अदरवाइज गलत कर दोगे। यहाँ पे 2 कैरल सेंटर है, नंबर ऑफ स्टीरियोमर्स निकालने हैं, 2 कैरल सेंटर 2 स्टीरियो सेंटर्स हैं, और 20 सिमेट्री है, 20 सिमेट्री है, ठीक है। लगा लीजिए फॉर्मूला नंबर, स्टीरियोमर्स वाला फॉर्मूला नंबर 2, स्टीरियोमर्स वाला फॉर्मूला नंबर 2, ठीक है। तो 2 की पावर n माइनस 2 की पावर n/2 - 1 फॉर्मूला लगाओ, इसका आंसर आ जाएगा 3। यानी इसमें टोटल स्टीरियोमर्स कितने आ जाएंगे? 3। इसका आंसर एक ही रहने वाला, इसका एक रहने वाला, इसका एक रहने वाला, इसका एक रहने वाला, इसके 3। इसमें देख लो, इसमें कोई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, नो कैरल सेंटर, लेकिन ज्योमेट्रिकल होगा, इसमें 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होंगे, और वही जो 2 ज्योमेट्रिकल होंगे वही स्टीरियो होंगे। इसमें 2 ज्योमेट्रिकल होंगे, उसमें कोई ऑप्टिकल नहीं होगा, समझ गए? इसमें कोई ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल नहीं होगा, इसमें कोई ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, इसमें देखिए, इसमें एक ये कैरल सेंटर, एक ये कैरल सेंटर है ना, इसमें 2 ज्योमेट्रिकल होंगे, और इसमें कितने? 4 ऑप्टिकल होंगे। देखिए कहीं कोई सिमेट्री नहीं है, 2 की पावर n, यानी कि इसमें सीधे सीधे 4, इसका आ जाएगा सीधे सीधे a, इसका 1, इसका 1, इसमें 4, इसमें कितने हो जाएंगे? इसमें 2 ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो जाएंगे, 2, क्योंकि एक कैरल सेंटर है। इसमें 2 GI हो जाएंगे, केवल 2 GI, यहाँ कहीं कोई OI नहीं है। तो कितने हो जाएंगे? 2 2 4 4 8 9 10 11 12 13 3 16 17 18 19 20। फिर तो देख लीजिए, 1 2 3 4 3 7 8 9 10 11 12 4 16 4 20, इंक्लूडिंग 20। कहां पे बेटा ऊपर कैरल सेंटर है? किसमें कैरल सेंटर है ऊपर में? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। अब बताओ कौन सा कंपाउंड नहीं समझ में आया? 7वां और 8वां। 7वां देखो, 7वें में कोई कैरल सेंटर नहीं है बेटा, नो कैरल सेंटर। 8वें में कोई कैरल सेंटर नहीं है, 7वें 8वें में कहीं कोई कैरल सेंटर नहीं है, ना तो ऑप्टिकल शो करेगा ना ज्योमेट्रिकल शो करेगा। ठीक है सर 4 में GI नहीं है? 4 में GI कैसे है? कहा दोनों कार्बन, दोनों मिथाइल सेम है ना, तो GI कैसे हो सकता है? यहाँ दोनों हाइड्रोजन सेम है, दोनों मिथाइल सेम है, GI कैसे हो सकता है? नॉट पॉसिबल। नोट कर लीजिए सभी लोग, और देखिए अगर किसी को किसी भी कंपाउंड में डाउट हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, तो इट्स आंसर इज 20, नोट कर लीजिए इसको। ओके, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। हालांकि कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म के हमने वीडियोस वगैरह भी डाल रखे हैं। कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म आपको यहीं से पढ़ना है, लेकिन अगर रिवीजन करना हो तो आप रिवीजन कर सकते हो। कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म देखो, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्या है? कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है कि हमने अभी आपको बताया कि अराउंड अ सिग्मा बॉन्ड देयर आर फ्री रोटेशंस of sigma of a single bond is called conformational isomerism, and there are infinite conformers are present. Infinite conformers हो सकते हैं। अब जरा इसको देखो, जैसे ये लिखा हुआ है इथेन,
ये लिखा हुआ C2H6। अब C2H6 मिनिमम कार्बन इथेन होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है कार्बन, यहाँ क्या है कार्बन, यहाँ पर हमारे पास 3 हाइड्रोजन है ऐसे, और यहाँ पर हमारे पास 3 हाइड्रोजन है ऐसे, ये 3 हाइड्रोजन है। अब इस 3 हाइड्रोजन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, इसको हमने कहा कि यहाँ पर न्यूमन प्रोजेक्शन से रिप्रेजेंटेशन की जाएगी। इसको बोलते हैं न्यूमन प्रोजेक्शन। 3 डायमेंशनल कंपाउंड होता है न्यूमन प्रोजेक्शन। तो न्यूमन प्रोजेक्शन का मतलब ये, इसको हम इस साइड से देखना चाहते हैं, कार्बन और कार्बन के पीछे कार्बन हम कैसे देखना चाहते हैं, इस साइड से देखना चाहते हैं। तो इस साइड से देखने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एक इस तरीके का सर्किल बनाते हैं। रेयर फ्रंट प्रॉब्लम्स होती है, रेयर फ्रंट प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पर ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, इस कार्बन से देखो इस तरीके से हाइड्रोजन, इस तरीके से आप ढंग से देखना, एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, ये वाला, ये कार्बन है, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एग्जैक्टली। इस कार्बन के पीछे एक कार्बन है, और उस कार्बन से इसके पीछे एक हाइड्रोजन है, इसके पीछे एक हाइड्रोजन है, और इसके पीछे एक हाइड्रोजन है। इस आगे वाले पार्ट को बोलते हैं फ्रंट, और इस सर्कल को बोलते हैं रेयर। यानी कि इसको हम रेयर एंड फ्रंट प्रॉब्लम्स के नाम से भी जानते हैं, रेयर एंड फ्रंट प्रॉब्लम्स के नाम से। क्या कहा हमने कि अच्छा ये वाला जो आगे जो स्टीयरिंग दिख रहा है ना पूरा, मतलब ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, ये इसको आप घुमा भी सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने क्या किया, हाइड्रोजन नीचे लगाया, कैसे लगाया, कैसे लगाया। और इसका इस सर्कल का मतलब ये है, इस सर्कल का मतलब ये है कि इसके पीछे जो कार्बन है वो उससे कनेक्ट है, और उस कार्बन से इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है। अच्छा अब लगेगा कैसे, ठीक है ना। अब देखो ना, जैसे ये है ना, जैसे ये वाली सिचुएशन है, ये वाली सिचुएशन। अब ये सिचुएशन ये ऐसा देखो, आप ऐसे देखो, नीचे ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन, ये आगे वाला पोर्शन ऐसा दिख रहा है सभी को, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये चीज ऐसे दिख रही है। और इस सर्कल का मतलब केवल इतना होता है कि इस सर्कल का मतलब ये होता है कि इसके पीछे भी एक कार्बन है और इन तीनों हाइड्रोजन, मतलब इन 3 हाइड्रोजन की एग्जैक्टली ओवरलैपिंग के साथ 3 हाइड्रोजन पीछे, इन 3 हाइड्रोजन के साथ ये नीचे हाइड्रोजन है, एक इधर हाइड्रोजन, एक इधर हाइड्रोजन है, इसके पीछे वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अब कैसे दिखाओगे, अब हमें कैसे पता चलेगा हाइड्रोजन है, तो बिल्कुल पास से ऐसे दिखाया जाता है, ऐसा और ये ऐसा। मतलब इसका मतलब इसके बीच का जो बॉन्ड एंगल है 0, इसको बोलते हैं डाईहेड्रल एंगल। डाईहेड्रल एंगल जो है वो 0 डिग्री, इसके बीच का एंगल 0 डिग्री मानते हैं। और इस फॉर्म को हम बोलते हैं, ये एग्जैक्टली ओवरलैप कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं इक्लिप्स फॉर्म। इसको बोलते हैं इक्लिप्स फॉर्म। इथेन का ये इक्लिप्स फॉर्म है। समझ पा रहे हो ये कैसे बना हुआ है, ये ऐसे बना हुआ है। इसको कैसे बनाया जाएगा, देखो जरा इसको कैसे बना हुआ है, ये ऐसे बना हुआ है, ऐसे और ऐसे, यहाँ हाइड्रोजन लगा, यहाँ हाइड्रोजन लगा, यहाँ हाइड्रोजन लगा, और इसके पीछे वाला कार्बन ऐसे है, ये वाला देखो, और यहाँ पर क्या, इधर हाइड्रोजन लगा हुआ है, इधर हाइड्रोजन लगा हुआ है, इधर हाइड्रोजन लगा हुआ है, दिख रहा है। ये वाला इसके पैरेलल है, ये वाला इसके पैरेलल है, ये वाला इसके पैरेलल है। तो इसी को हम बोलते हैं सी हॉर्स प्रोजेक्शन। इसको सी हॉर्स या कहीं 100 हॉर्स प्रोजेक्शन भी मिल जाता है। 100 हॉर्स प्रोजेक्शन है सी हॉर्स। एक्चुअली क्या होता है, क्यों, क्योंकि इसको ऐसे पकड़ो और हॉर्स राइडिंग अगर की हो तो इसको उठा के घोड़े के ऊपर रख दो। वो हॉर्स राइडिंग की है ना, तो हॉर्स राइडिंग में ऐसे ही लगा होता है घोड़े के ऊपर, उसमें पैर रख के घोड़ा चलाते हैं, है ना। तो हॉर्स राइडिंग की तरह, इसलिए इसको 100 हॉर्स प्रोजेक्शन बोलते हैं। 100 हॉर्स घोड़े जैसा दिखता है, घोड़े जैसा वो जो उस पर पड़ा होता है वो दिखता है, इसलिए इसको 100 हॉर्स कहते हैं। और क्यों, साइड व्यू ऑफ इथेन इज कॉल्ड 100 हॉर्स एंड फ्रंट व्यू ऑफ इथेन इज कॉल्ड न्यूमन प्रोजेक्शन। बस इतना सा फर्क है। मतलब कैसे, ये जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, देखो भाई, ये जो दिख रहा है ये है न्यूमन प्रोजेक्शन, और इसको ऐसे करके देखा तो ये है 100 हॉर्स प्रोजेक्शन। इट्स अ न्यूमन प्रोजेक्शन, इट्स अ 100 हॉर्स प्रोजेक्शन। और नॉर्मल भाषा में हम इसको इथेन कहते हैं, इथेन। तो ये इथेन है, इसका 100 हॉर्स प्रोजेक्शन है, इसका ये न्यूमन प्रोजेक्शन है, ये 100 हॉर्स प्रोजेक्शन है। तो ये है इक्लिप्स फॉर्म और ये है इक्लिप्स 100 हॉर्स। ध्यान रखना, ये और ये दोनों एक ही बातें हैं। ये इक्लिप्स है तो इसका ये भी इक्लिप्स ही तो रहेगा, तो इक्लिप्स का 100 हॉर्स है। तो ध्यान रखना, ये इक्लिप्स का 100 हॉर्स है, इक्लिप्स वाला 100 हॉर्स है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि क्या हम इसको रोटेट कर सकते हैं, तो आंसर है यस। हम इसको रोटेट, एक को फिक्स करो, आगे वाले को फिक्स करो, पीछे वाले को रोटेट करो। और कितने से रोटेट करेंगे, हम 60 डिग्री से रोटेट करेंगे, हम केवल 60 डिग्री से रोटेट करेंगे। तो 60 डिग्री से कैसे रोटेट किया जाएगा, देखो ये बिल्कुल वैसे बना रहने दो, ऐसे यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। तो पीछे वाले को हमने क्या किया, 60 डिग्री से रोटेट कर दिया। तो 60 डिग्री से रोटेट करोगे तो यहाँ
है ना, और ये यहाँ और ये यहाँ हाइड्रोजन आ गया, यहाँ हाइड्रोजन आ गया, यहाँ हाइड्रोजन। समझ पा रहे हो? हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो ये डाइहेड्रल एंगल कितना हो गया बेटा? 60 डिग्री हो गया। 60 डिग्री। सर वो डाई के बाद क्या है? डाइहेड्रल एंगल, डाइहेड्रल एंगल 60 डिग्री हो गया। तो इसको हम कहते हैं, इसको इट इज कॉल्ड स्टैगर्ड फॉर्म, इट इज कॉल्ड स्टैगर्ड फॉर्म। इसको हम स्टैगर्ड फॉर्म के नाम से जानते हैं। और क्या करना है, इसको अगर बनाना है 100 हॉर्स वाला, तो 100 हॉर्स वाला ये वाला हाइड्रोजन वैसे ही रहेगा, ये वाला हाइड्रोजन वैसे ही रहेगा, ये हाइड्रोजन ऐसे, ये हाइड्रोजन ऐसे। अब इसको क्या करेंगे हम, इसको जो यहाँ था, यहाँ वाला हाइड्रोजन था, जो यहाँ वाला हाइड्रोजन था, यहाँ वाला हाइड्रोजन था, हम क्या करेंगे 60 डिग्री घुमा देंगे। तो ये घुमाएंगे 60 डिग्री, तो ये यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, और ये वाला यहाँ। देखो 60 डिग्री घुमा दिया, तो ये वाला क्या है, ये हाइड्रोजन है, ये वाला है हमारे पास स्टैगर्ड 100 हॉर्स, स्टैगर्ड 100 हॉर्स। जैसे इसका ये इक्लिप्स 100 हॉर्स है, वैसे ये स्टैगर्ड 100 हॉर्स। तो इथेन के कन्फॉर्मर्स इक्लिप्स होता है और स्टैगर्ड होता है। वापस फिर से इसको 60 डिग्री से घुमा दो, तो वापस अगर 60 डिग्री से घुमाओगे तो वापस फिर से यही बन जाएगा। देखो 60 डिग्री से घुमाओगे, भाई पीछे वाले 60 डिग्री घुमा दो तो वापस फिर यही बन जाएगा। तो स्टैगर्ड इक्लिप्स, इक्लिप्स स्टैगर्ड इंटर कन्वर्ट होते रहेंगे, और 60 डिग्री से अलावा आपको कोई और, ध्यान दीजिएगा, इसके अलावा कोई और आपको नहीं घुमाना है। ठीक है। अब उसके बाद इन दोनों में अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर देखा जाए, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है, स्टैगर्ड ज्यादा स्टेबल होता है कि इक्लिप्स ज्यादा स्टेबल होता है? तो ऑफ कोर्स स्टैगर्ड का मतलब ये इनके बीच का बॉन्ड एंगल थोड़ा ज्यादा है, तो बॉन्ड एंगल जितना ज्यादा होगा उतने जो ग्रुप्स है वो दूर होंगे, और जितने ग्रुप्स दूर होंगे उतनी रिएक्टिविटी कम होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है ना? तो स्टैगर्ड इज मोर स्टेबल, स्टैगर्ड इज मोर स्टेबल देन इक्लिप्स। जो स्टैगर्ड है वो ज्यादा स्टेबल होता है इक्लिप्स से। और स्टेबिलिटी डिफाइन की जाती है 3 मेजर पॉइंट्स से। नंबर 1 एंगल स्ट्रेन, लिखो स्टेबिलिटी इज डिफाइंड बाय 3 मेजर पॉइंट्स। नंबर 2 टॉर्सियोनल स्ट्रेन, और नंबर 3 वैंडर वॉल। सर ब्लर, वैंडर वॉल स्ट्रेन, नंबर 3 वैंडर वॉल स्ट्रेन। The stability is defined by 3 major points. Number 1 angle strain, number 2 torsional strain, number 3 van der Waals strain. एंगल स्ट्रेन का मतलब यही, जितना एंगल ज्यादा होगा, जितना एंगल ज्यादा होगा उतनी रिएक्टिविटी कम होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। टॉर्सियोनल स्ट्रेन का मतलब ये, ग्रुप जितने बल्की होंगे, जितने ग्रुप बल्की होंगे, अगर एंगल सेम है, ग्रुप जितने बल्की होंगे उतनी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। वैंडर वॉल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, वैंडर वॉल स्ट्रेन, लोन पेयर जितने पास लगे होंगे रिएक्टिविटी ज्यादा, स्टेबिलिटी कम। तो ये 3 मेजर पॉइंट्स हैं। हाँ, स्टीयरिक स्ट्रेन भी कह सकते हो, बिल्कुल। तो इथेन के 2 कन्फॉर्मर्स आए, इथेन के 2 कन्फॉर्मर्स, एक हमारे पास इक्लिप्स, एक स्टैगर्ड, स्टैगर्ड इक्लिप्स, 2 ही कन्फॉर्मर्स होते हैं इथेन के। तीसरा कोई कन्फॉर्मर्स इथेन का नहीं पढ़ना है, समझ गए? हालांकि बीच में अगर आपसे पूछ लिया जाए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तो कन्फॉर्मर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो हमारा नाम केवल स्टैगर्ड और इक्लिप्स ही। बीच वाले जितने भी होंगे उनको हम क्या कहते हैं, आगे समझेंगे, उनको हम स्क्यू कहते हैं। अभी आगे आएंगे तब समझ में आएगा। ठीक है? अच्छा, इसी तरीके से अगर मान लिया मैंने कहा कन्फॉर्मर्स ऑफ प्रोपेन बनाओ, कर दिया हमने, कन्फॉर्मर्स ऑफ प्रोपेन बनाओ, तो प्रोपेन में क्या करना है कि बस यहां पर C3H8 कन्फॉर्मर्स ऑफ प्रोपेन, अगली हेडिंग डालो कन्फॉर्मर्स ऑफ प्रोपेन। तो यहां पर क्या है, एक CH3 बढ़ा दो इसमें, देखो 1 2 3 प्रोपेन, कन्फॉर्मर्स ऑफ प्रोपेन। अगली हेडिंग डालो कन्फॉर्मर्स ऑफ
प्रोपेन, कन्फॉर्मर्स ऑफ प्रोपेन। तो कन्फॉर्मर्स ऑफ प्रोपेन में क्या होगा, देखो ये ऐसा, तो यहां CH3 लगा दो भाई, एक कार्बन यहां बढ़ा, एक H और H, और पीछे ये हाइड्रोजन इसके पीछे, हाइड्रोजन इसके पीछे और हाइड्रोजन इसके पीछे। देखो ये कौन सा फॉर्म हो गया, इक्लिप्स फॉर्म। एक दूसरे पे ओवरलैपिंग है तो इक्लिप्स फॉर्म होगा। और अगर इसको 60 डिग्री घुमा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये वाला वैसे ही बना रहेगा, ये वाला CH3, ये वाला H, ये वाला H। अब क्या करोगे, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन, ये वाला कौन सा फॉर्म हो गया, स्टैगर्ड फॉर्म। देखो स्टैगर्ड फॉर्म, ये इक्लिप्स स्टैगर्ड है। वापस इसको फिर से 60 डिग्री घुमा दो तो H यहाँ जाएगा, H यहाँ जाएगा, H यहाँ जाएगा, तो वापस वही बन जाएगा, स्टैगर्ड और इक्लिप्स। तो अगेन मीथेन प्रोपेन हैज टू कन्फॉर्मर्स, अगेन स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स। तो नोट करके लिखें कि प्रोपेन हैज अगेन टू कन्फॉर्मर्स, स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कई बार कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन कई बार ऐसे पूछा जाता है कि जैसे मान लिया इन जनरल स्टैगर्ड इज मोर स्टेबल देन इक्लिप्स। इन जनरल क्या होता है, स्टैगर्ड, भाई स्टैगर्ड में देखो ना, स्टैगर्ड में यहाँ पर CH3H पास है, यहाँ CH3H दूर है, तो एंगल स्ट्रेन इसका देखो ज्यादा है ना, मतलब थोड़े दूर है, तो ग्रुप्स दूर हो गए तो रिएक्टिविटी कम हो गई, स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई। तो इन जनरल आप नोट करके लिखो, स्टैगर्ड इज मोर स्टेबल देन इक्लिप्स इन जनरल। लेकिन हर वक्त ऐसा नहीं होता है, इक्लिप्स भी ज्यादा स्टेबल हो सकता है, उसके पीछे भी कुछ कंडीशंस हैं, बात करेंगे भी। सर हाँ बेटा, अगर CH3 पीछे की तरफ से लगाओ तो इक्लिप्स नहीं होगा ना? लगाओ CH3 पीछे लगाओ, H आगे लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बीच में डाइहेड्रल एंगल 0 है तो उसको हम इक्लिप्स ही बोलेंगे सर इन जनरल। बट सर H तो बाहर आएगी ना उसके। हाँ, तो H बाहर आ जाए, CH3 पीछे चला जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बीच में डाइहेड्रल 0 ही है ना। नहीं, CH3 के क्या बेटा, CH3 में 3 H है ना, हाँ, तो वो 3 H बाहर आ जाएगा ना, फिर वो ओवरलैप कैसे करेगा? नहीं, ओवरलैप एग्जैक्टली ओवरलैप नहीं कर रहा है। मैं कब कह रहा हूँ ओवरलैप कर रहा है, इन कंडीशन इक्लिप्स की ओवरलैपिंग की नहीं है। इक्लिप्स की कंडीशन है डाइहेड्रल एंगल 0 होने की, इनके बीच का डाइहेड्रल एंगल 0 हो, ये ओवरलैप, ये तो कम से कम ओवरलैप हो रहे हैं ना, ये तो नहीं कर, ये थोड़ी कर रहा है ओवरलैप। तो यहाँ पर कंप्लीटली फुल्ली ओवरलैप नहीं कर रहा है। तो इक्लिप्स का मतलब आप ऐसे समझ लो, इक्लिप्स का मतलब एग्जैक्टली ओवरलैप नहीं है, डाइहेड्रल एंगल 0 है, और ओवरलैप भी करता है। यहाँ तो कर रहा है ना, एटलीस्ट यहाँ नहीं कर रहा है, छोड़ दो। ओके सर, है ना। हाँ, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर होगी तो फिर वहां पर जो हमने जनरल केस लिखाया है वो चेंज होगा, बात करेंगे अभी। ओके, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं जरा। अब अगर मान लिया हमने कन्फॉर्मर्स ऑफ ब्यूटेन देख लिया, जरा लिखो कन्फॉर्मर्स ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन कन्फॉर्मर का एक CH3 यहां और लगा, ठीक है ना। तो अब देखो कैसे, इस तरीके से यहां पर H, यहां पर H, यहां लगाया CH3, आगे CH3 है ना, इसके पीछे वाले कार्बन पे पीछे वाला और कार्बन है, यहां CH3, यहां H और यहां H। देखो दिख रहा है। एक काम करते हैं, पीछे वाले ग्रुप का हम वो चेंज कर देते हैं, जिससे आपको दिख रहा है ना। यहां पे लगाए CH3, H और H। देखो ये इक्लिप्स, इसको हम बोलते हैं इक्लिप्स फॉर्म, ठीक है ना। 0 डिग्री 0 डिग्री 0 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, इसको 60 डिग्री से रोटेट करो। तो 60 डिग्री से रोटेट कैसे करोगे, ये वाला CH3 वैसे का वैसा बना रहेगा, ये वाला H यहाँ लगा रहेगा, ये वाला H यहाँ लगा रहेगा। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे H वाला जो है वो चेंज होगा,
तो यहाँ पर बताओ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या लगाऊं, H, और यहाँ क्या लगाऊं, CH3, और यहाँ क्या लगाऊं, H। देखो दिख रहा है, ये क्या है बेसिकली, ये है स्टैगर्ड फॉर्म, है स्टैगर्ड, ये इक्लिप्स है, ये स्टैगर्ड है। अब अगर इसको 60 डिग्री से फिर रोटेट कर दिया जाए, देखो तो 60 डिग्री से रोटेट करोगे ये तो वही रहेगा, ये वाले दोनों वैसे के वैसे रहने वाले हैं, ये CH3, ये H, ये H। अब क्या करें, यहाँ पर यहाँ क्या लगेगा, ये लगेगा CH3, और यहाँ क्या लगेगा, ये लगेगा H, और यहाँ क्या लगेगा, यहाँ लगेगा H। तो ये क्या है, ये इक्लिप्स है ना, 0 डिग्री फिर हो गया, तो वापस फिर से इक्लिप्स कहेंगे। लेकिन क्या ये इक्लिप्स पहले वाले इक्लिप्स से मैच हो रहा है क्या, नहीं। क्या ये वाला ओ इक्लिप्स सर पहले वाला इक्लिप्स हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसलिए ये नया इक्लिप्स है। अच्छा वापस फिर से अगर 60 डिग्री से रोटेट कराया, हम 60 डिग्री से ही रोटेट कराएंगे, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर CH3, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। अब क्या करेंगे, ये वाला 60 डिग्री से रोटेट कराया तो यहाँ आया हाइड्रोजन, यहाँ आया CH3, और यहाँ आया हाइड्रोजन। तो ये वाला कौन सा है, ये वापस फिर से स्टैगर्ड बन गया क्योंकि 60 डिग्री पर है, तो वापस फिर से स्टैगर्ड बन गया। तो ये क्या पहले वाले स्टैगर्ड से इस वाले स्टैगर्ड से मैच हो रहा है क्या, नहीं सर। मैच नहीं हो रहा, इसका मतलब ये भी स्टैगर्ड सही है। ओके, फिर हम 60 डिग्री रोटेट कराते हैं। अब देखो 60 डिग्री रोटेट कराओ, यहाँ वाला CH3, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन। अब 60 डिग्री रोटेट कराएंगे तो यहाँ पर बनेगा हाइड्रोजन, यहाँ पर बनेगा हाइड्रोजन, और यहाँ पर बनेगा CH3। बताओ ये किसी से मैच हो रहा है, ये इक्लिप्स बन गया ना, ये किससे मैच हो रहा है, इक्लिप्स वाला वो थर्ड वाले से। थर्ड वाले से मैच हो रहा है, मतलब ये नहीं बनेगा, मतलब यहाँ से ये गलत बन गया हमारा, मतलब यहाँ से मैच होना स्टार्ट हो गया, तो ये नहीं बनेगा, छोड़ दो, ये नहीं बनेगा, है ना। तो हमारे पास कितने बने टोटल, हमारे पास बने 1 2 3 4। तो कन्फॉर्मर्स ऑफ जो ब्यूटेन होता है वो टोटल 4 कन्फॉर्मर्स ब्यूटेन के होते हैं। कौन कौन से, ये हमारे पास इक्लिप्स है, ये स्टैगर्ड है, ये इक्लिप्स है, स्टैगर्ड है, मतलब स्टैगर्ड इक्लिप्स स्टैगर्ड इक्लिप्स स्टैगर्ड। लेकिन अब फर्क क्या पड़ता है, फर्क ये पड़ता है कि इस इक्लिप्स में और इस इक्लिप्स में फर्क क्या है, इस स्टैगर्ड और इस स्टैगर्ड में फर्क क्या है। तो देखो ये इक्लिप्स है, इक्लिप्स का मतलब कंप्लीटली ओवरलैपिंग है, इसीलिए इसको हम फुल्ली इक्लिप्स्ड कहते हैं। CH3 के पीछे CH3, H के पीछे H, H के पीछे H, इक्लिप्स मतलब फुल्ली इक्लिप्स्ड है। जबकि यहाँ पर देखा जाए CH3H, H H और H CH3, ये फुल्ली नहीं, इसलिए इसको हम पार्शियली इक्लिप्स्ड कहते हैं, इसको हम कहते हैं पार्शियली इक्लिप्स्ड। ध्यान दीजिएगा, ये फुल्ली इक्लिप्स्ड है, ये पार्शियली इक्लिप्स्ड है। और ये क्या है, ये स्टैगर्ड है, ये भी स्टैगर्ड है, लेकिन इस स्टैगर्ड में ग्रुप्स देखो एग्जैक्टली अपोजिट लगे हुए हैं, इसलिए इसको हम एंटी स्टैगर्ड कहते हैं। एंटी स्टैगर्ड कहो या डायरेक्ट एंटी कहो तब भी चलेगा, एंटी का मतलब यही होता है एंटी स्टैगर्ड। और ये वाला नॉर्मल स्टैगर्ड, ये वाला नॉर्मल स्टैगर्ड है, ये वाला एंटी स्टैगर्ड है। और एक बात मैं आपको बता दूं, फुल्ली इक्लिप्स्ड और एंटी, इनके बीच वाले जितने टर्म्स होते हैं इसको हम गॉच के नाम से भी जानते हैं, गॉच या स्क्यू के नाम से भी जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, फुल्ली इक्लिप्स्ड और एंटी स्टैगर्ड के बीच वाले को इसको हम गॉच स्टैगर्ड भी कहते हैं, इसको हम गॉच इक्लिप्स्ड भी कहते हैं। एक और नया नाम है गॉच स्टैगर्ड, गॉच इक्लिप्स्ड। पूछा जाता है कई बार कि पहले वाले को C2 और पीछे वाला C3, सेकंड कार्बन थर्ड कार्बन, सेकंड कार्बन को अगर 120 से घुमा दो तो क्या बन जाएगा, या 270 से घुमा दो तो क्या बन जाएगा। तो अगर एंटी नहीं बनता है तो ये गॉच बन जाएंगे, गॉच स्टैगर्ड, गॉच इक्लिप्स्ड। तो इसके 4 कन्फॉर्मर बनते हैं, फुली इक्लिप्स्ड, स्टैगर्ड, पार्शियली इक्लिप्स्ड और एंटी, क्योंकि सारे 60 डिग्री घुमाने पर अलग अलग स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो रहे हैं। जल्दी से नोट करिए और उसके बाद फिर हम इनकी स्टेबिलिटीज चेक करेंगे। तो बीच वाले दो गॉस स्टैगर और गॉच इक्लिप्स है क्या? हाँ बिल्कुल, इसको हम गॉच स्टैगर्ड और गॉच इक्लिप्स भी कहते हैं। सर ब्लर हो रहा है सर, एक बार चेक। क्या बेटा, ब्लर हो रहा है सर, फिर से बोलो क्या कह रहे हो। ब्लर हो रहा है ब्लर है सर वीडियो। अच्छा वीडियो ब्लर है,
ठीक है, अब इनकी स्टेबिलिटी देखो। तो अब यहाँ पर हमें पता है स्टैगर्ड इक्लिप्स से ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो ये वाला स्टैगर्ड है और ये वाला स्टैगर्ड, ये दोनों ज्यादा स्टेबल है। लेकिन अब इन दोनों में अगर देखा जाए कौन ज्यादा स्टेबल होगा बेटा, ये वाला कि ये वाला? एंटी वाला, नॉर्मल वाला, एंटी वाला, क्योंकि ग्रुप्स देखो बहुत अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है एंटी, और उसके बाद फिर ये स्टैगर्ड, और उसके बाद बताओ कौन सा होगा, पार्शियली इक्लिप्स्ड या फुली इक्लिप्स्ड? पार्शियली 3H है और इसमें CH3 तो ये तो सबसे ज्यादा रिपल्सन इसमें होगा, तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी, तो पार्शियली होगा और सबसे कम जो है फुल्ली। इस ऑर्डर को नोट कर लीजिए। इन जनरल केस में ऐसा होगा। अब यहां पर एक खास बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि हमें पता है कि ये दोनों ग्रुप्स अपोजिट हैं, एंटी वाला ज्यादा स्टेबल होता है, लेकिन हर केस में स्टैगर्ड ये और स्टैगर्ड ये। मान लिया अगर मैं आपसे कह दूं कि इन दोनों की जगह मान लिया ये आ जाता है इथाइलिन ग्लाइकॉल, फॉर एग्जांपल इथाइलिन ग्लाइकॉल, समझना जरा, इथाइलिन ग्लाइकॉल। तो इथाइलिन ग्लाइकॉल की अगर हम बात करें तो इथाइलिन ग्लाइकॉल का स्ट्रक्चर देखो क्या हो जाता है, CH2 OH इधर और OH इधर, यही तो है ना। तो एक तरीके से यहाँ पर एक CH3 और यहाँ पर एक CH3, CH3 को हमने क्या किया, OH में कन्वर्ट कर दिया, इट इज कॉल्ड इथाइलिन ग्लाइकॉल। अब अगर इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो यहाँ पर OH यहाँ आएगा, OH यहाँ आएगा, OH और OH यहाँ आएगा, जहां जहां CH3 है वहां OH है, जहां जहां CH3 है वहां OH कर दो। देखो जहां जहां CH3 है वहां OH कर दो। आप लोग नया बनाओगे, आप लोग उसमें नहीं करोगे, ठीक है ना। OH 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 और OH। देखो तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या है, स्टैगर्ड ज्यादा स्टेबल होंगे, तो ये वाला और ये वाला, इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, एंटी वाला कि ये स्क्यू वाला? यहां पर खास बात देखो, नाउ इट हैज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से स्टैगर्ड जो है इसका, स्टैगर्ड का मतलब जो गॉच स्टैगर्ड है वो ज्यादा स्टेबल है उसके एंटी स्टैगर्ड से। तो ऐसा कोई आप पैटर्न लर्न मत करना कि एंटी ज्यादा होता है स्टैगर्ड, इट डिपेंड्स ओनली ब्यूटेन। लेकिन अगर कहीं इफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट, इफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट, देन जो गॉच होगा इज मोर स्टेबल देन एंटी। सबसे ज्यादा ये फिर ये और फिर ये। सर बहुत ब्लर है। हाँ सर बहुत ज्यादा। यस सर बहुत ब्लर है। ओ, अभी दिखा कुछ? यस सर। If hydrogen bonding present, then gauge is more stable than anti। तो गॉच जो है उसके एंटी से ज्यादा स्टेबल होगा अगर उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो। सर स्टेबिलिटी का सीक्वेंस क्या होगा? स्टेबिलिटी का इसमें OH वाले केस में स्टेबिलिटी का सीक्वेंस बदल जाएगा। OH वाले केस में स्टेबिलिटी का सीक्वेंस बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा जरा बताओ? सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी इसकी, किसकी? स्टैगर्ड की, ये गॉच स्टैगर्ड की सबसे ज्यादा ये होगा। फिर उसके बाद एंटी होगा, उसके बाद पार्शियली इक्लिप्स्ड होगा और उसके बाद फिर फुली इक्लिप्स्ड होगा। भाई देखो स्टैगर्ड तो ज्यादा स्टेबल होते ही हैं, ये दोनों तो ज्यादा स्टेबल रहेंगे इन दोनों से।
अब लेकिन इन दोनों में बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, इसलिए ज्यादा स्टेबल हो गया, तो ये और फिर ये, और इन दोनों में तो वही सिचुएशन है, ये पार्शियली है, ये फुली है, फुली तो एक दूसरे के बहुत पास है, इसलिए सबसे कम स्टेबल हो गया, उसके बाद पार्शियली और फिर फुली। पार्शियली और फुली में हमेशा पार्शियली ज्यादा स्टेबल रहे। एक बार गॉच का मीनिंग बताया ना। क्या बेटा? गॉच मतलब? गॉच का मतलब ये हो गया कि इन दोनों मतलब एंटी और फुली के बीच वाले जो कन्फॉर्मर्स होते हैं उनको गॉच कहते हैं। ये भी गॉच है, ये भी गॉच है, मतलब गॉच स्टैगर्ड जो है, ये जो गॉच लिखा है ना बेसिकली ये गॉच स्टैगर्ड, जो गॉच स्टैगर्ड होता है ये वाला गॉच स्टैगर्ड, अगर उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो वो अपने एंटी से ज्यादा स्टेबल हो जाता है, या गॉच स्टैगर्ड कहो या स्टैगर्ड कहो, ये वाले को हम एंटी कहते हैं। तो नॉर्मल गॉच स्टैगर्ड या स्क्यू स्टैगर्ड अपने एंटी वाले से ज्यादा स्टेबल होता है, अगर उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो फिर एंटी वाला ही ज्यादा स्टेबल होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होगी? तो दूसरे प्लेन में ना OH नहीं, दूसरे प्लेन पे नहीं, मतलब वो दोनों अपोजिट ना हो, दूसरे प्लेन पे नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ये CH3 वो अगर आप घुमाओगे ना, हाँ सर, सिग्मा बॉन्ड छोटा रहता है ना बहुत ही। मतलब ये है कि अगर मान लिया ये ग्रुप ऐसा है, ये नीचे ऐसा है, ये ऐसा है ना, और अगर ये ग्रुप ऐसा लगा, ये ऊपर लगा है, तो फिर इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, नीचे और ऊपर लगा है। लेकिन पीछे वाला 60 डिग्री घुमा दिया ऐसे ऐसे, तो 60 डिग्री घुमा दिया, तब इस केस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, इस केस के बीच में ध्यान रखना, इस केस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। अगर एग्जैक्टली ऊपर ये दोनों ग्रुप बड़े बड़े ऊपर लगे हैं, ऐसे लगे हैं जहां हाथ पकड़ा मैंने, नीचे और ऊपर, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, और अगर ये ग्रुप बड़े हैं तो यही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी इसकी। सर उस पे पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस लगेंगे ना? क्रॉस ये वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है ऐसी सिचुएशन में। सर फुल इक्लिप्स में क्यों नहीं होगा फिर? नहीं, फुल्ली इक्लिप्स में एक्चुअली क्या होता है कि वो सेम प्लेन पर आ जाते हैं, सेम प्लेन पर 0 डिग्री बॉन्ड एंगल आने की वजह से उनमें लोन पेयर का रिपल्सन ज्यादा होने लगता है। उनमें कहीं कहते नहीं है कि अट्रैक्शन तो होता है, लेकिन बहुत ज्यादा पास आ जाते हैं तो रिपल्सन होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए जो इक्लिप्स फॉर्म होता है, इक्लिप्स फॉर्म में एक ही प्लेन पर लोन पेयर होने की वजह से उनमें रिपल्सन ज्यादा हो जाता है, वो वैंडरवॉल स्ट्रेन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। हाँ, थोड़ा सा चेंज करेंगे क्रॉस, तो ऐसी सिचुएशन में जहां पकड़ा हुआ है मैंने, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आसानी से होती है। तो आप को जरा ये मेमोराइज करना होगा कि हमेशा स्टैगर्ड फॉर्म में, जो स्टैगर्ड फॉर्म होगा उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, लेकिन स्टैगर्ड का एंटी फॉर्म में, ये एंटी फॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। यहाँ पर ऐसी सिचुएशन, दोनों ग्रुप बड़े हैं, मान लिया CH3 नीचे लगा है और CH3 ऊपर लगा है ना, तो ये सिचुएशन है। बोर्ड का पिक निकाल के भेजें क्या, ये कह रहे हो? यस सर, बहुत ज्यादा ब्लर है। बोर्ड का बहुत पिक ज्यादा ब्लर है सर, समझ लो। क्लास होने के बाद फोटो निकाल के ग्रुप पे डाल दो सर उसका। हाँ सर, वो बेटा लास्ट लास्ट सर फिर इसका स्टेबिलिटी सेम रहेगा क्या जो ब्यूटेन का था? अभी क्लास होने मैं के बाद रख फोटो दूंगा इसको निकाल के बेटा। ग्रुप में डाल दो सर। फोटो निकालने के लिए बेटा इसमें वो होना चाहिए ना, मतलब फोटो निकालने के लिए मुझे बस यही रोक देना चाहिए ना क्लास। अच्छा क्लास तो हाँ टाइम खत्म हो गया, ठीक है, मैं इसकी फोटो निकाल के भेज देता हूँ। अभी आप समझ लीजिएगा, है ना, जैसे अच्छा एक बात और, एक छोटी सी चीज और समझ लो, ये वाला जो पार्ट है ना, इसका डायपोल मोमेंट एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाता है, और इसको हम जो एंटी वाला है ना, एंटी वाला, इसका जो डायपोल मोमेंट है ये 0 होगा, और यही मीजो है बेसिकली। मीजो का मतलब ये है कि एक दूसरे से मीजो मतलब एक दूसरे से सिमेट्री हो, और एंटी हो, एक दूसरे का डायपोल मोमेंट जो है 0। एंटी वाले का डायपोल मोमेंट हमेशा 0 हो जाता है। कई बार ऐसा पूछा जाता है कि एंटी वाले का डायपोल मोमेंट 0 होगा क्या? जैसे मान लिया यहां पर लिखा है CH2 Cl और Cl, तो इसका जो मीजो होगा, एंटी वाला जो होगा उसका डायपोल मोमेंट 0 होगा। एक दूसरे से अगर ग्रुप अपोजिट लगे हुए हैं तो डायपोल मोमेंट उसका 0 होगा। डायपोल मोमेंट आपको पता है, अपोजिट इक्वल डिस्टेंस पर अगर ग्रुप लगे होते हैं तो उनका डायपोल मोमेंट 0 होता है। तो ओवरऑल आपको ये समझना है, इथेन के 2 कन्फॉर्मर्स, इक्लिप्स और स्टैगर्ड, प्रोपेन के 2 कन्फॉर्मर्स, इक्लिप्स और स्टैगर्ड, जबकि ब्यूटेन के 4 कन्फॉर्मर्स, स्टैगर्ड, इक्लिप्स, फिर उसके बाद पार्शियल इक्लिप्स, फिर एंटी। सर रिस्पांस?
हाँ सर, ठीक है, इसको अच्छे से रिवीजन करो, नेक्स्ट टर्म पर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसकी फोटो हम ग्रुप पे भेज रहे हैं, ठीक है। और सुनो बेटा, आप भी इसकी जरा स्क्रीन फोटो लो, इसकी फोटो लो और जरा मुझे ग्रुप पे भेज के देखो, दिखाओ कि देखो कैसा आ रहा है जरा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो और मुझे भेजो जरा ग्रुप पे, देखो कैसा आ रहा है। मुझे पर्सनली भेज दो, ग्रुप पे मत भेजो, मुझे पर्सनली भेजो, मुझे पता चलेगा। ओके, थैंक यू।